हाँ जी बच्चों, आगे शुरू करते हैं बायोमोलिक्यूल्स का नेक्स्ट पार्ट, प्रोटीन्स। देखो बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग पढ़ चुके थे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन हम लोगों को पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स में वो है प्रोटीन्स। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रोटीन्स। देखो सबसे पहले बेटे प्रोटीन्स होते क्या हैं। प्रोटीन्स आपके नोट्स के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है। प्रोटीन्स किन को बोला जाता है? प्रोटीन्स होते हैं these are the polymers of alpha amino acids. These are the polymers of alpha amino acids. अल्फा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं। कौन से होते हैं बच्चों? कंडेंसेशन पॉलीमर। मतलब दो से ज़्यादा अल्फा अमीनो एसिड आपस में कंबाइन करेंगे और वाटर का मॉलिक्यूल वहाँ से बाहर निकल जाएगा, कंडेंस हो जाएंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल वहाँ से बाहर निकल जाएगा और इस तरीके से n नंबर ऑफ अमीनो एसिड जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटीन्स में, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोटीन्स में। तो मैंने बोला कि इसका जो मोनोमर होगा, मोनोमर मतलब जिससे मिलके वो पॉलीमर बना होता है, जिस यूनिट के बार बार रिपीट होने से वो पॉलीमर बना होता है, उसको मोनोमर बोला जाएगा। तो वो अल्फा अमीनो एसिड है। अल्फा अमीनो एसिड का फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों? जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, RNH2C डबल बॉन्ड OH, कार्बन की चेन, कार्बन के ऊपर एक NH2 ग्रुप रहेगा, एमिनो ग्रुप रहेगा, एक कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा, एक आएगा H और एक रहेगा R। R मतलब यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप है, कोई भी एल्काइल ग्रुप है, कार्बन की कितनी भी लेंथी चेन हो सकती है। ठीक है जी बच्चों, तो इसको बोला जाएगा अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड क्यों बोल रहा हूँ इसको मैं? क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन बोलूंगा और अल्फा कार्बन के ऊपर अमीनो ग्रुप आ रहा है। सो दीज आर कॉल्ड अल्फा एमिनो एसिड्स। एसिड्स कहाँ से आ रहा है? कार्बोक्सिलिक से। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। दिस इज अ बेसिक ग्रुप, लुईस बेस है। ये ग्रुप क्या है? लुईस बेस है। और ये कैसा ग्रुप होगा? एसिडिक ग्रुप होगा। दिस इज एसिडिक इन नेचर। देखो बताता हूं, अल्फा एमिनो एसिड्स के कुछ एक एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स के। बच्चों अल्फा अमीनो एसिड का जनरल फार्मूला मैंने अभी बताया आप लोगों को, क्या रहेगा? CNH2C डबल बॉन्ड OH H और R। R यहाँ पे कार्बन की कितनी भी कार्बन की चेन हो सकती है। R यहाँ पे H भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। अगर मैं R को यहाँ पे H पुट कर देता हूँ तो इस अल्फा अमीनो एसिड को क्या बोला जाएगा? अगर मैं यहाँ H पुट कर देता हूँ तो अल्फा अमीनो एसिड बनेगा NH2CHHC डबल बॉन्ड OH। लो जी बच्चों, इस अल्फा अमीनो एसिड का नाम रहेगा, इस अल्फा अमीनो एसिड का नाम रहेगा ग्लाइसीन। क्या बोला जाएगा? ग्लाइसीन। अगर मैंने R को क्या पुट कर दिया? अगर मैंने R को यहाँ पे पुट कर दिया H पुट कर दिया तो इसको क्या बोला जाएगा? ग्लाइसीन बोला जाएगा। अगर मैंने R को पुट कर दिया CH3 ग्रुप, CH3 आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, CH3 क्या होता है बेटे? मिथाइल ग्रुप। अगर मैं यहाँ मिथाइल ग्रुप पुट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? H। देखो जरा ध्यान से, मैं इधर लिख देता हूँ CH3, R को मैंने इस साइड लिख दिया और मैं यहाँ दिखा देता हूँ H को, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये आ गया NH2 ग्रुप और ये आ गया C डबल बॉन्ड OH। इसको बोला जाएगा एलानिन। एलानिन बोला जाएगा इस ग्रुप को। ठीक है, इस ग्रुप को बोला जाएगा एलानिन। अगर मैं R यहाँ पे रख देता हूँ भाई CH2C6H5, CH2C6H5, तो देखो क्या बोला जाएगा इसको? अगर मैं R की जगह CH2C6H5 ग्रुप रख दे रहा हूँ तो ये आएगा यहाँ पे CH2C6H5CH, NH2 रख लो यहाँ पे, NH2 यहाँ H है और कौन सा ग्रुप आ गया साथ में? कार्बोक्सिल ग्रुप। मैंने R को रिप्लेस किया CH2C6H5 से, R को रिप्लेस किया CH2C6H5 से। अगर मिथाइल से रिप्लेस किया तो एलानिन बोलूंगा, और अगर मैंने C6H5CH2 से रिप्लेस किया है तो उसको बोला जाएगा फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन बोला जाएगा। तो इसका नाम होगा फिनाइल एलानिन। मैंने अभी तक 3 अल्फा अमीनो एसिड्स के नाम आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं।
फर्स्ट है ग्लाइसिन, दूसरा है एलानिन, तीसरा क्या है फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन। और देखो बच्चों, जैसे जैसे आर ग्रुप को मैं चेंज करूंगा ना, वैसे वैसे अल्फा अमीनो एसिड चेंज होते जाते हैं। अल्फा अमीनो एसिड डिपेंड ही करते हैं इस आर ग्रुप के ऊपर। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप चेंज होता रहेगा, अल्फा अमीनो एसिड चेंज होते रहेंगे। लो, अगर मैं आर यहाँ पे रख देता हूँ, आइसोप्रोपाइल ग्रुप रख दिया मैंने। आइसोप्रोपाइल समझते हो ना, CH3 CH3 और H, CH3 CH3 और H, इसको बोला जाएगा वैलीन। आर की जगह अगर मैं रख देता हूँ, देखो NH2C डबल बॉन्ड OH, ये ग्रुप आ गया है ना, और ये NH2 ग्रुप मैं यहाँ रख रहा हूँ, और H है, H को मैंने यहाँ रख दिया, और इसके ऊपर R ग्रुप आ रहा है। R क्या होगा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये कैसे लिखा जाएगा, CH3 और H, इसको क्या बोला जाएगा, वैलीन बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा वैलीन। दिस इज कॉल्ड वैलीन, इसको वैलीन बोला जाएगा। ये थे कुछ एक अल्फा अमीनो एसिड्स के नाम। टोटल 26 टाइप के अल्फा अमीनो एसिड्स हम लोगों को मिलते हैं बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स। देखो बच्चों, अल्फा अमीनो एसिड आपस में कंबाइन करते हैं, तब जाके वो प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं, और जब अल्फा अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं प्रोटीन के अंदर वाटर ऐड कर दूंगा ना, देन प्रोटीन विल गेट डिसोसिएटेड इनटू अल्फा अमीनो एसिड्स, प्रोटीन टूट जाएगा अल्फा अमीनो एसिड्स में। तो प्रोटीन्स के हाइड्रोलिसिस से हम लोगों को टोटल 26 टाइप के अल्फा अमीनो एसिड्स ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। देखो, अल्फा अमीनो एसिड्स को किन किन कैटेगरीज में बांटा जाता है। अल्फा अमीनो एसिड्स को बांटा जाता है न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड्स में, न्यूट्रल में, एसिडिक में और बेसिक अल्फा अमीनो एसिड्स में। तो ये जो है नेक्स्ट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। क्लासिफिकेशन में बेटे हम लोगों को 3 कैटेगरीज पढ़नी है। एक आते हैं न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड्स, न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड्स, दूसरा आता है एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड्स, एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड्स, और दूसरे थर्ड कौन से होंगे, बेसिक अल्फा अमीनो एसिड्स, बेसिक अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, लो जी, एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड्स एंड बेसिक अल्फा अमीनो एसिड। मैं न्यूट्रल की बात करता हूं। सबसे पहले देखो, न्यूट्रल का एग्जांपल मैं आप लोगों को बता चुका। न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड वो होंगे जिनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ NH2 एंड कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। जितने NH2 ग्रुप प्रेजेंट है उतने ही कार्बोक्सिल ग्रुप उनके अंदर प्रेजेंट होंगे। देन सच टाइप ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड्स। मैं रिपीट करता हूं कि जितने NH2 ग्रुप प्रेजेंट होंगे, देखो एग्जांपल लिख रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, जितने NH2 ग्रुप प्रेजेंट होंगे उतने ही अगर उसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, एक NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इनके अंदर एक ही NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा और एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो दीज आर कॉल्ड न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड्स। क्यों? इसकी वजह से एसिडिक है, इसकी वजह से बेसिक है। बेसिक क्यों है? कौन सा बेस है? लुईस बेस है। लोन पेयर डोनेट करेगा अपना नाइट्रोजन, तो ये लुईस बेस हो जाएगा, और ये H+ डोनेट करेगा यहाँ से, तो ये तो एसिडिक ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप है। एक एसिडिक है, एक बेसिक है, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड। ये हो जाएगा न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड। एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड का एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड का एग्जांपल लिख रहा हूं। एसिडिक के अंदर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे, एक एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होगा। कार्बोक्सिल ग्रुप 2 प्रेजेंट होंगे, एमिनो ग्रुप 1 प्रेजेंट होगा, तो ये बन जाएंगे एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड। जरा देखो, इसका एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, CH2 C डबल बॉन्ड OH, कार्बन के ऊपर आ गया H, और आप लोग यहां सॉरी NH2 अमीनो ग्रुप एक आ गया H, और आएगा C डबल बॉन्ड OH। जरा देखो, मैंने क्या किया, R की जगह ना 2 कार्बन की चेन ली है, और 2 कार्बन की चेन में मैंने एक कार्बोक्सिल ग्रुप लिया है, साथ में CH2 था। बेसिकली मैंने R को किससे रिप्लेस किया है?
वी आर रिप्लेसिंग R विद दिस एसिटिक एसिड ग्रुप। एसिटिक एसिड से मैंने उसको रिप्लेस किया है। अरे CH3 C डबल बॉन्ड OOH, एसिटिक एसिड से मैंने R को रिप्लेस किया है। तो 2 कार्बोक्सिल ग्रुप इसके अंदर आ रहे हैं, एक NH2 ग्रुप आ रहा है। एसिडिक ग्रुप ज्यादा है, बेसिक ग्रुप कम है, तो ओवरऑल इसका नेचर एसिडिक हो जाएगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड, और इसका नाम क्या होगा? एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक अल्फा अमीनो एसिड, एस्पार्टिक अल्फा अमीनो एसिड। क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं। देखो बेसिक अल्फा अमीनो एसिड, ऐसे ही ग्लूटामिक एसिड बनता है। ग्लूटामिक एसिड में यहाँ 3 कार्बन की चेन ले लेंगे, CH2 C डबल बॉन्ड OOH, वो भी एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड का ही एग्जांपल होगा। उसके बाद हम बात करते हैं बेसिक अल्फा अमीनो एसिड की। बेसिक अल्फा अमीनो एसिड में कार्बन की चेन जब मैं लेता हूँ NH2C डबल बॉन्ड OOH H, और यहाँ पे बेटे रहेगी 4 कार्बन की चेन। 4 कार्बन की चेन लो और उसके साथ एक NH2 ग्रुप जब मैं लगा दूंगा। अब देखो जरा, इसमें 2 NH2 ग्रुप आ रहे हैं। 1 NH2 ग्रुप इज दिस एंड सेकंड NH2 ग्रुप इज दिस। तो 2 NH2 ग्रुप आ रहे हैं और एक कार्बोक्सिल ग्रुप आ रहा है। तो बेसिकली क्या है कि NH2 ग्रुप ज्यादा है, कार्बोक्सिल ग्रुप कम है, 2 NH2 ग्रुप हैं, तो इट इज बेसिक इन नेचर। बेसिकली 2 NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, इनकी वजह से ही ये बेस होगा, इनकी वजह से ही ये बेस होगा। अब एक बेसिक ग्रुप ये और एक एसिडिक ग्रुप ये, तो यहां से तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन एक ग्रुप एक्स्ट्रा आ रहा है जिसकी वजह से बेसिक है। तो ओवरऑल ये बेसिक होगा नेचर में, और इसको बोला जाता है लाइसीन। बेसिक अल्फा एमिनो एसिड है, इसका नाम होता है लाइसीन। लाइसीन, ठीक है, इसका नाम होता है लाइसीन। अच्छा, एक चीज और है बच्चों, जो हम अल्फा एमिनो एसिड जितने भी हम लोग बोल रहे हैं, जैसे वेलिन हो गया, वेलिन को शॉर्ट फॉर्म में हम ये भी यूज कर लेते हैं, वेल भी बोल देते हैं। और क्या पढ़ा हम लोगों ने? ग्लाइसिन पढ़ा है, ग्लाइसिन को ग्लाई भी बोल देते हैं। एलानिन पढ़ा है, एलानिन को शॉर्ट में एला भी बोल देता हूं मैं, ठीक है जी। और लाइसिन पढ़ा है, देखो अभी हम लोगों ने लाइसिन को शॉर्ट में LYS से भी इंडिकेट कर देते हैं। उसके बाद होते हैं नॉन इसेंशियल एंड इसेंशियल अमीनो एसिड्स। देखो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं, नॉन इसेंशियल जैसे कि नाम बता रहा है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जिनको बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है, वो हमें बाहर से अपनी डाइट में लेने की जरूरत नहीं है। सच टाइप ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। और इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होंगे? विच वी हैव टू टेक इन अवर डाइट, जो हम लोगों को अपनी डाइट में लेने पड़ेंगे, जो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती, उनको बोला जाएगा इसेंशियल अमीनो एसिड्स, उनको बोला जाएगा इसेंशियल अमीनो एसिड्स। उसके बाद आता है बेटे ज़्विट्रायन। उसके बाद बात करता हूं मैं ज़्विट्रायन की। देखो ज़्विट्रायन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्विट्रायन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जरा ज़्विट्रायन, लो ज़्विट्रायन, देखो ज़्विट्रायन है क्या? मैंने लिया कार्बन और NH2 ग्रुप, कोई भी अल्फा अमीनो एसिड ले लो आप, कोई भी ले लो। मैंने H ले लिया, R ले लिया, यहाँ पे कार्बन की कितने पे कार्बन की चेन है, और ये आ गया कार्बोक्सिल ग्रुप। अब एक चीज को जरा ध्यान से देखो आप, ये एसिडिक ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप है, दिस इज द एसिडिक ग्रुप एंड दिस इज द बेसिक ग्रुप। बेस क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो कैसा बेस है? लोइस बेस है। और ये H+ देगा, तो ये कैसा है? एसिडिक ग्रुप है। तो होता क्या है इसमें? इंटरनल न्यूट्रलाइजेशन होता है। इंटरनल न्यूट्रलाइजेशन मतलब ये बेस है, ये H+ लेना चाहता है, ये एसिड है, ये H+ देगा, ये H+ देगा यहां से, तो ये ऑक्सीजन पे माइनस, और इसने जो H+ दिया वो H+ ये ले लेगा नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन जब H+ लेगा तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। दोबारा बताऊं, देखो ध्यान से क्या किया मैंने, देखो ध्यान से क्या किया मैंने लिखा CHNH2C डबल बॉन्ड OHR, और यहाँ पे रहेगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन रहेगी, ये इसके डाइपोलर आयन में कन्वर्ट हो जाता है अपने आप, क्योंकि इसके अंदर एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है और एक बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो एसिडिक ग्रुप क्या करेगा? H+ देगा, और बेसिक ग्रुप क्या करेगा? H+ लेगा। ये H+ कहाँ से लेगा? यहाँ से लेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा, ये लोन पेयर यहाँ से H+ ले लेगा, तो ये लुईस बेस है, तो ये H+ ले लेगा यहाँ से,
ठीक है जी। और ये कन्वर्ट हो जाएगा NH3 प्लस में, C के साथ क्या आ गया, H आ गया और साथ में क्या आया, R आया, और एक है C डबल बॉन्ड O माइनस ग्रुप, C डबल बॉन्ड O माइनस ग्रुप। तो इसको मैं बोलूँगा डाईपोलर आयन। क्या बोला जाएगा, डाईपोलर आयन, ठीक है, क्योंकि इसके एक पोल पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पोल पे क्या नेगेटिव चार्ज है, और इसको मैं ज़्विट्रायन भी बोल देता हूँ। इसका दूसरा नाम क्या है, ज़्विट्रायन है। तो जो अल्फा एमिनो एसिड है ना, अल्फा एमिनो एसिड ज़्विट्रायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरा बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है। एसिडिक ग्रुप H प्लस देगा, बेसिक ग्रुप क्या करेगा, H प्लस ले लेगा, तो वो ज़्विट्रायन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक नाम और है इसका, इसको मैं इंटरनल सोल्ट भी बोल देता हूँ, इंटरनल सोल्ट भी बोला जा सकता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल सोल्ट, ठीक है, तो इनको इंटरनल सोल्ट भी बोला जाता है। तो आगे बात करते हैं ज़्विट्रायन के बाद। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं ज़्विट्रायन की, एक डेफिनेशन आती है जिसको बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसको बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, देखो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। ध्यान से समझना, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है। कार्बन HR NH2 और C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, अल्फा अमीनो एसिड है। दिस इज एन अल्फा अमीनो एसिड। अब होगा क्या कि अगर मैं इस अल्फा एमिनो एसिड को ले लेता हूं एसिडिक कंडीशन में, देखो मैंने आप लोगों को बताया कि जो अल्फा एमिनो एसिड है ना वो डाईपोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कैसे डाईपोलर में, ये यहाँ से H प्लस देगा और इसने जो H प्लस यहाँ से दिया वो H प्लस लेगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा। तो ये डाईपोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है पहले से ही, डाईपोलर फॉर्म में, या इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ज़्विट्रायन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर अब मैं इस अल्फा एमिनो एसिड को ना एसिडिक कंडीशन में ले लेता हूँ, एसिडिक में ले लिया, एसिडिक में ले लिया, यहाँ से यहाँ मैं इसको एसिडिक कंडीशन में ले रहा हूँ, दैट मीन्स वी आर डिक्रीजिंग द पीएच फॉर दिस सॉल्यूशन। अगर इस सॉल्यूशन के लिए मैं पीएच को डिक्रीज करता जा रहा हूँ तो एसिडिक कंडीशन बढ़ती जाएगी। एसिडिक कंडीशन के बढ़ने का मतलब क्या, मैं सॉल्यूशन में H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन को बढ़ाता जा रहा हूँ। H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो ये ग्रुप क्या करेगा, एसिड से क्या लेगा, क्या लेगा, H प्लस लेगा, ठीक है जी। और अगर ये H प्लस ले लेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, देखना, NH2 प्लस, सॉरी NH3 प्लस कार्बन H R C डबल बॉन्ड OH। तो जो आपका ज़्विट्रा आयन था ना, जो कि डाईपोलर आयन था, उसके एक पोल का चार्ज खत्म हो जाएगा। कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया बाय एब्स्ट्रैक्टिंग H प्लस आयन फ्रॉम द एसिड, और इसके एक पोल पे पॉजिटिव चार्ज बच गया तो ये बेसिकली कैटाइनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट फॉर्म है, ये कैटाइनिक फॉर्म बन गई, मतलब फर्स्ट मैंने कैटाइन फर्स्ट नहीं है, दिस इज बेसिकली द फर्स्ट फॉर्म, यू कैन राइट लाइक दिस फर्स्ट फॉर्म, तो दिस इज कैटाइनिक फॉर्म, ठीक है जी। और अगर यहाँ से यहाँ एसिडिक कंडीशन बढ़ रही है तो यहाँ से यहाँ कौन सी कंडीशन जाएगी, बेसिक कंडीशन जाएगी, यहाँ से यहाँ बेसिक कंडीशन जाएगी। और अगर मैं आगे बात करता हूँ, आगे क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाते हुए मैं बेसिक कंडीशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बेसिक कंडीशन प्रोवाइड करवाने का मतलब वी आर इंक्रीजिंग द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा होता जा रहा है, बेसिक होता जा रहा है। OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ती जा रही है। OH माइनस क्या करेगा, H प्लस लेगा। H प्लस इसके पास तो है नहीं देने को, तो कहां से लेगा, इससे लेगा। अगर इससे H प्लस लेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और ये बन जाएगा NH2CH RC डबल बॉन्ड O माइनस। ये कन्वर्ट हो जाएगा एनाइनिक फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो जाएगा एनाइनिक फॉर्म में। और अगर मैं इस रिएक्शन की बैक डायरेक्शन की बात करता हूँ, बैकवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे एसिडिक कंडीशन दी जा रही है, यहाँ पे बेसिक दी जा रही है, तो ये बन जाएगा एनायन। और ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म कैटाइनिक फॉर्म, अगर एसिडिक कंडीशन दे दी, सेकंड फॉर्म इज एनाइनिक फॉर्म, अगर मैंने बेसिक कंडीशन दे दी तो। आई थिंक ये बात आप लोगों को हो गई होगी क्लियर, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब एक बार जरा ध्यान से सुनो, अगर मैंने इस डाईपोलर आयन को, अल्फा एमिनो एसिड को एसिडिक कंडीशन में ले लिया,
एसिडिक कंडीशन में लेने से वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर वो कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट किया और अब मैंने इस अल्फा अमीनो एसिड सॉल्यूशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब है एक एनोड होगा दूसरा कैथोड होगा, तो इसके एक कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा कैटायन की तरफ, पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा कैथोड की तरफ। कैटायन किसके तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा। जो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ मूव करेगा, कैटायन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड। इफ वी आर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस सॉल्यूशन विच इज एसिडिक इन नेचर, अगर अल्फा अमीनो एसिड का सॉल्यूशन एसिडिक है नेचर में, तो वहां पे वो ज्यादातर कैटायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और अगर मैं अब उस सॉल्यूशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं, तो ज्यादातर जो कैटायंस हैं वो कैटायंस किसकी तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे। अगर मैं इसी सॉल्यूशन को बेसिक कंडीशन में ले लेता हूं, तो वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एनायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और अब अगर मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं, देन दीज विल मूव टुवर्ड्स एनोड, anions will move towards anode and cations will move towards cathode by applying electric field। तो अगर एसिडिक कंडीशन है तो ज्यादातर वहां पे कैटायंस रहेंगे, तो कैटायंस किसकी तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ। और अगर है बेसिक कंडीशन तो ज्यादातर एनायंस रहेंगे, एनायंस किसकी तरफ मूव करेंगे, एनोड की तरफ। ये बात क्लियर है। लेकिन अगर एक ऐसी पीएच जहां पर वो ज्यादातर डायपोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक ऐसी पीएच जहां पर वो अल्फा एमिनो एसिड मैक्सिमम किस में एग्जिस्ट कर रहा है, डायपोलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे ना तो वो जाएगा कैथोड की तरफ, ना वो जाएगा एनोड की तरफ। देयर विल बी नो नेट माइग्रेशन ऑफ दैट अल्फा एमिनो एसिड और ऑफ दैट डायपोलर आयन बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। सच टाइप ऑफ पीएच इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, उस पीएच को क्या बोला जाएगा, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्लियर हो गया। एक ऐसा पीएच जिसपे वो ज्यादातर डायपोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे ना तो वो एनोड की तरफ जाएगा ना ही कैथोड की तरफ जाएगा। सच टाइप ऑफ पीएच इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, तो ये था आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बाद मैं बात करता हूं पॉलीपेप्टाइड्स की। We are going to discuss about polypeptides। हाँ जी बच्चों, पॉलीपेप्टाइड्स। पहले तो पेप्टाइड्स की बात हो, पॉलीपेप्टाइड्स तो उसके बाद की बात है। पहले पेप्टाइड्स क्या होगा, पेप्टाइड्स सुनो। जब भी दो अल्फा एमिनो एसिड आपस में कंबाइन होंगे तो वहां पे डाईपेप्टाइड बनेगा और उस लिंकेज को बोला जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। कैसे, जैसे मैंने बोल दिया, आप लोग ले लो ग्लाइसिन। ग्लाइसिन लिखा था हम लोगों ने, ग्लाइसिन कैसे लिखा था, CnH2H R C डबल बॉन्ड OH। R की जगह मैंने क्या रख लिया था, H रख लिया था, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया था, इसको मैंने बोल दिया था ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला था, ग्लाई बोला था। ठीक है, और इसकी रिएक्शन मैं एलानिन के साथ करवा लेता हूं। एलानिन में मैंने क्या लेना है, एलानिन में यहाँ पे CH3 ग्रुप है, R की जगह CH3 ग्रुप था, बस इतना सा ही डिफरेंस था। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, NH2CH3C डबल बॉन्ड OH। इसको बोला जाएगा अलानिन, और अलानिन को मैं शॉर्ट फॉर्म में एला बोल सकता हूँ। ठीक है, ये जानते हो आप लोग। बेटे क्या होगा, दो अल्फा एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ये OH गया और यहाँ से H गया, इसका एक H जाएगा और इसका OH जाएगा, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला, तो बना क्या, बन गया डाईपेप्टाइड। अब जो यूनिट बन के आएगी उसको डाईपेप्टाइड बोला जाएगा। C डबल बॉन्ड O ये कंबाइन करेगा NH के साथ, NH क्योंकि यहाँ से H गया, यहाँ से OH गया, तो ये आ गया H और ये आ गया CH3 और ये आ गया C डबल बॉन्ड OH। तो देखो ये कौन सी लिंकेज है, ये पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलूंगा इस लिंकेज को मैं, इसको बोला जाएगा पेप्टाइड लिंकेज, इसको बोला जाएगा पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और इस यूनिट को क्या बोला जाएगा, डाईपेप्टाइड। बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू अल्फा एमिनो एसिड्स हियर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड बनेगा और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ग्लाइसिल एलानिन। ग्लाइसिल, C के बाद INE है ना, आप वहां पे YL लगा दोगे बस। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ग्लाइसिल एलानिन। इसको बोला जाएगा ग्लाइसिल एलानिन। आई थिंक आप लोगों को ये बात हो गई क्लियर। डाईपेप्टाइड। ऐसे ट्राईपेप्टाइड क्या होगा, अगर तीन अल्फा एमिनो एसिड आपस में कंबाइन किए, 4 जुड़े तो टेट्रापेप्टाइड, 5 जुड़े तो पेंटापेप्टाइड,
समझ रहे हो। और अगर n नंबर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड आपस में कंबाइन करते हैं देन सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड्स, उनको बोला जाएगा पॉलीपेप्टाइड्स। और पॉलीपेप्टाइड्स ही अल्टीमेटली कन्वर्ट होते हैं प्रोटीन्स में, पॉलीपेप्टाइड्स ही अल्टीमेटली कन्वर्ट होते हैं प्रोटीन्स में। अब देखो एक यूनिट आती है ओलिगोपेप्टाइड्स, एक डेफिनेशन आती है बच्चों ओलिगोपेप्टाइड्स की। ओलिगोपेप्टाइड्स आप लोग जानते हो, जैसे ओलिगोसैकेराइड्स पढ़ा था आप लोगों ने। ओलिगोपेप्टाइड क्या होगा, ऐसे देखो, अगर मैं कहता हूं डाइपेप्टाइड क्या होगा, आप लोग बता सकते हो अभी कि जब दो अल्फा एमिनो एसिड जब आपस में कंबाइन करते हैं ना सर, तो जो यूनिट बन के आती है उसको डाइपेप्टाइड बोलता हूं। अब डाइपेप्टाइड का अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं तो क्या होगा, सोचो ना, दो अल्फा एमिनो एसिड आपस में जुड़े और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला और वहां से बन गया डाइपेप्टाइड। और अगर मैं डाइपेप्टाइड में वाटर ऐड कर दूं तो वापस से नहीं टूट जाएगा दो अल्फा एमिनो एसिड्स में। तो यहां से 2 अल्फा एमिनो एसिड यूनिट्स मिलते हैं, 2 अल्फा एमिनो एसिड्स यूनिट मिलते हैं, तो इसको डाइपेप्टाइड बोला जाता है। ट्राई में 3 मिलेंगे, टेट्रा में 4 मिलेंगे, पेंटा में 5 मिलेंगे। अगर मैं बात करता हूं ओलिगोपेप्टाइड की, अगर मैं बात कर रहा हूं ओलिगोपेप्टाइड की, ओलिगोपेप्टाइड में क्या होगा, 2 से 10 यूनिट मिलेंगे हाइड्रोलिसिस करने पे 2 से 10 यूनिट मिलेंगे किसके, अल्फा एमिनो एसिड्स के। अल्फा एमिनो एसिड्स के 2 से 10 यूनिट मिलेंगे ओलिगोपेप्टाइड में। ओलिगोपेप्टाइड का जब मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं देन वी विल गेट 2 to 10 यूनिट्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। मतलब डाई से लेके मतलब 2 अल्फा एमिनो एसिड से लेके 10 अल्फा एमिनो एसिड तक के कॉम्बिनेशन को ओलिगोपेप्टाइड बोलता हूं मैं। ओलिगो में डाई भी आ गया, ट्राई भी आ गया, टेट्रा भी आ गया, पेंटा भी आ गया, हेक्सा भी आ गया, हेप्टा भी आ गया। इस तरीके से ऑल दीज अल्फा एमिनो एसिड्स विल बी काउंटेड इन ओलिगोपेप्टाइड्स। ठीक है, तो ओलिगोपेप्टाइड्स का हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से 10 यूनिट तक मिल सकते हैं किसके, अल्फा एमिनो एसिड्स के। और पॉलीपेप्टाइड में 10 यूनिट से ज्यादा जितने भी चले जाएंगे, 100 से ज्यादा जितने चले जाएंगे, वो सारे के सारे किस में काउंट होंगे, पॉलीपेप्टाइड्स में काउंट होंगे, उनको बोला जाएगा पॉलीपेप्टाइड्स। तो अब प्रोटीन की डेफिनेशन क्या हो जाती है, प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड ही है लेकिन उसके अंदर 100 से ज्यादा अल्फा एमिनो एसिड कंबाइन कर रहे हो। कंडीशन क्या है, प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन ही है, प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन ही है जिसके अंदर मोर देन 100 अल्फा एमिनो एसिड्स कंबाइन कर रहे हो, जिसके अंदर मोर देन 100 अल्फा एमिनो एसिड्स कंबाइन कर रहे हो और उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है, ग्रेटर देन 10,000 यूनिट उसका मॉलिक्यूलर मास है। उसका जो मॉलिक्यूलर मास हो वो ग्रेटर देन 10,000 यूनिट आए, मॉलिक्यूलर मास इज ग्रेटर देन 10,000। सच टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग अल्फा एमिनो एसिड्स ग्रेटर देन 100 alpha amino acids and molecular mass greater than 10,000 unit. Such type of polypeptide chain is called proteins. उनको ही proteins बोला जाएगा। अब मैं पढ़ता हूँ classification of proteins. Classifications of protein पढ़ते हैं बेटे। देखो क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन की बात कर रहे हैं हम लोग। क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन, इसमें एक बहुत मेन क्लासिफिकेशन है वो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन। बस इसके बाद प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर की बात करेंगे बेटे हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, पहली क्लासिफिकेशन आती है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनको 2 कैटेगरीज में बांट रहा हूं। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। आपके पास सारी की सारी थ्योरी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपके नोट्स के अंदर लिखी हुई है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। देखो है क्या, फाइब्रस क्या होगी, फाइब्रस में क्या होगा कि एक पॉलीपेप्टाइड की पूरी चेन होगी, n नंबर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई, इसके साथ कोई दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ी हुई है बाय द हेल्प ऑफ एनी टाइप ऑफ इंटरेक्शन। इन दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में कोई भी टाइप की इंटरेक्शन हो सकती है एक दूसरे के साथ, दैट कैन बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और
एनी अदर इंटरेक्शन, मेनली यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही रहती है, मेनली जो बॉन्डिंग रहेगी यहाँ पे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही रहेगी, जिसकी वजह से ये देखो एक फाइबर टाइप में पॉलीपेप्टाइड चेन थी, उसके साथ दूसरा फाइबर अटैच हो जाएगा, तीसरा फाइबर, चौथा फाइबर, पांचवा फाइबर, इस तरीके से ये फाइबर्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और जो प्रोटीन बन के आएगा उसको फाइब्रस प्रोटीन बोला जाएगा। इस प्रोटीन की खास बात क्या है? इस प्रोटीन की खास बात यह है कि स्मॉल चेंज टेम्परेचर में करने से इस प्रोटीन को, अगर मैं थोड़ा सा इस प्रोटीन के लिए टेम्परेचर चेंज कर दूं या पीएच चेंज कर दूं तो प्रोटीन डिसोसिएट नहीं होगा, प्रोटीन टूटेगा नहीं, और ये इनसोल्यूबल होता है वाटर में। दिस इज इनसोल्यूबल इन वाटर। लेकिन ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होगी? ग्लोब्यूलर प्रोटीन कब बनेगी कि मैंने ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन ले ली और इस पॉलीपेप्टाइड चेन को मैं खुद के ही अराउंड फोल्ड करना शुरू कर देता हूँ। इस पॉलीपेप्टाइड चेन को मैंने खुद के ही अराउंड फोल्ड करना शुरू कर दिया, यूं एक थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर ली, एक थ्रेड टाइप पॉलीपेप्टाइड चेन ली, और उस थ्रेड टाइप पॉलीपेप्टाइड चेन को मैं खुद के ही अराउंड फोल्ड करना शुरू कर दूं तो क्या बनेगा? ग्लोब्यूलर प्रोटीन बनेगा। और वो इस तरीके से फोल्ड होता है कि उसका जो पोलर पार्ट होता है वो तो बाहर की तरफ आता है, यह है पोलर पार्ट, ये तो बाहर की तरफ आएगा, और जो नॉन पोलर पार्ट है, या इसको आप फैट सोल्यूबल पार्ट भी बोल सकते हो, फैट सोल्यूबल पार्ट, ये वाटर सोल्यूबल पार्ट है जो पोलर पार्ट है, ठीक है, ये वाटर सोल्यूबल पार्ट है जो पोलर पार्ट है, वो इस तरीके से फोल्ड होगी कि जो पोलर पार्ट है वो पोलर पार्ट तो ऊपर आएगा और उसके सेंटर में, उसके अंदर की तरफ जाएगा नॉन पोलर पार्ट या फैट सोल्यूबल पार्ट। मैं बोल सकता हूँ इसको फैट सोल्यूबल पार्ट बोल देता हूँ, फैट सोल्यूबल पार्ट। जो फैट सोल्यूबल पार्ट है वो उसके अंदर की तरफ जाएगा, वो इस तरीके से फोल्ड होगी कि फैट सोल्यूबल पार्ट अंदर की तरफ और पोलर पार्ट बाहर की तरफ। तो बच्चों अगर इसको मैं वाटर के अंदर डालूंगा, क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर ही पोलर पार्ट पड़ा है, तो वो वाटर के साथ इंटरेक्ट होगी बड़ी आसानी से और वहां से ओपन अप होनी शुरू हो जाएगी, खुल जाएगी वो, तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। तो ये वाटर इनसोल्यूबल थी, ये वाटर में सोल्यूबल है। और स्मॉल चेंज अगर मैं कर देता हूँ टेम्परेचर या पीएच में इस प्रोटीन के लिए, तो ये प्रोटीन वहां पे डिसोसिएट हो जाता है बाय चेंजिंग स्मॉल टेम्परेचर और पीएच, ठीक है। दूसरी बात ये है, इसका एग्जांपल देख लो बेटे, इसका एग्जांपल होता है जो हमारे हेयर्स के अंदर, हेयर्स की ग्रोथ के लिए जो प्रोटीन होता है उसको केराटिन बोला जाता है, केराटिन इन हेयर ग्रोथ, वो फाइब्रस का एग्जांपल है। और एल्ब्यूमिन ऑफ एग, एल्ब्यूमिन ऑफ एग है जो, वो जो प्रोटीन है वो कौन सा है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ठीक है जी बच्चों। दूसरी क्लासिफिकेशन जो होती है दैट इज बेस्ड, सेकंड क्लासिफिकेशन इज based on the hydrolysis product, is based on the hydrolysis product। फर्स्ट थी स्ट्रक्चर के बेसिस पे, दूसरी है ऑन द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। देखो बताता हूं हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट पे क्या है। देखो भाई बच्चों, बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस, बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे इन प्रोटीन्स को तीन कैटेगरीज में बांटता हूँ। पहली आती है सिंपल प्रोटीन, फर्स्ट वन इज सिंपल प्रोटीन, सेकंड वन इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, और थर्ड कैटेगरी आती है यहाँ पे डिराइव्ड प्रोटीन, थर्ड इज डिराइव्ड प्रोटीन। देखो सिंपल प्रोटीन कौन सा होगा? जिसका हाइड्रोलिसिस करने पे, मैंने बोला ना कि प्रोटीन का अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं तो प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करने पे वी विल गेट द अल्फा एमिनो एसिड्स, हम लोगों को मिलेंगे अल्फा एमिनो एसिड्स। तो सिंपल प्रोटीन का अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो हमें क्या मिलेंगे? अल्फा एमिनो एसिड्स, ओनली अल्फा एमिनो एसिड्स यूनिट मिलेंगे, ओनली अल्फा एमिनो एसिड्स यूनिट मिलेंगे, ओनली अल्फा एमिनो एसिड्स यूनिट मिलेंगे, तो उसको बोला जाएगा सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में कुछ नॉन प्रोटीन पोर्शन भी मिलेगा, कुछ नॉन प्रोटीन पोर्शन भी मिलेगा। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का जब मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो एक तो अल्फा एमिनो एसिड्स मिलेंगे और साथ में मिलेगा कोई नॉन प्रोटीन पार्ट, साथ में मिलेगा कोई नॉन प्रोटीन पार्ट। जैसे मैं बात करता हूँ फॉस्फोप्रोटीन्स, जैसे मैंने बोल दिया फॉस्फोप्रोटीन्स। अब फॉस्फोप्रोटीन्स इसके एग्जांपल में आते हैं। इसके एग्जांपल में क्या आते हैं अभी बताया मैंने आप लोगों को। केराटिन का एग्जांपल आता है, एल्ब्यूमिन ऑफ एग का एग्जांपल आता है, वो सारे के सारे वो इसके एग्जांपल में जाएंगे, सिंपल प्रोटीन्स के एग्जांपल में जाएंगे। अब फॉस्फोप्रोटीन का जब हाइड्रोलिसिस करूंगा ना तो एक तो फॉस्फोरिक एसिड यूनिट मिलेगा, एक तो फॉस्फोरिक एसिड यूनिट मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड रेजिड्यू मिल जाएगा, और साथ में क्या मिलेंगे? प्रोटीन्स,
और प्रोटीन्स का फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या मिलेंगे, अल्फा अमीनो एसिड्स। मतलब फॉस्फोप्रोटीन टूटेगा, फॉस्फोरिक एसिड में मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड में टूटेगा और प्रोटीन्स में टूटेगा। प्रोटीन्स का फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या मिलेंगे, अल्फा अमीनो एसिड। तो अल्फा अमीनो एसिड के साथ क्या मिल रहा है, साथ में फॉस्फोरिक एसिड रेजिड्यू मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक साथ में कोई और पार्ट भी मिलता है, उनको बोला जाता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी मिलता है। अब बात आती है डिराइव्ड प्रोटीन्स की। अगर मैं सिंपल और कॉन्जुगेटेड एसिड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता हूं तो वो जिन यूनिट्स में टूटता है, क्योंकि वो एकदम से ना पॉलीपेप्टाइड में और अल्फा अमीनो एसिड में नहीं टूटता। पार्शियल हाइड्रोलिसिस अगर मैं करूं, अगर मैं कंप्लीट नहीं कर रहा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस अगर मैं कर रहा हूं, पूरा मैंने उस यूनिट को नहीं तोड़ा, मैंने प्रोटीन को पूरा नहीं तोड़ा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया। प्रोटीन पहले टूटता है, प्रोटीन पहले टूटेगा बेटे प्रोटियोसिस में, प्रोटीन पहले टूटेगा प्रोटियोसिस में, इस पार्ट में टूटेगा, फर्दर टूटेगा पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में, और पेप्टोन्स फर्दर टूटते हैं पॉलीपेप्टाइड्स में, और फिर आगे ये टूटते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स में, आप लोग जानते हो। तो किसी भी प्रोटीन का अगर मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता हूं, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो हम लोगों को मिलते हैं उनको बोला जाता है डिराइव्ड प्रोटीन। पार्शियल हाइड्रोलिसिस दैट कैन बी डन इन द कंडीशन ऑफ एसिडिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन और एनी अदर कंडीशन, ठीक है। तो अगर मैं इनका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करूंगा तो हम लोगों को जो बीच में पार्ट मिलते हैं उनको बोला जाएगा डिराइव्ड प्रोटीन्स। प्रोटीन फर्दर टूटेगा, पहले टूटेगा प्रोटियोसिस में, वो फर्दर टूटेगा पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स आगे टूटता है पॉलीपेप्टाइड्स में, और वो फर्दर जाके टूटते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स में। तो इनको बोला जाएगा डिराइव्ड प्रोटीन्स। जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन से ऑब्टेन्ड होते हैं इनको बोला जाएगा डिराइव्ड प्रोटीन्स। जो मेन पार्ट है बेटे वो पढ़ते हैं प्रोटीन का। देखो इसमें से क्लासिफिकेशन में से इंपॉर्टेंट था फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन, फोकस करना उसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं। लो जी, नेक्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं मैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की हम लोगों को पढ़नी है बेटे 4 स्ट्रक्चर। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर आती है वो आती है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकंड जो पार्ट आता है वो आती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एंड द थर्ड पार्ट इज टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, tertiary structure of protein, and the last one is quaternary structure of protein. Last one is quaternary structure of protein, quaternary structure of protein। ये लास्ट है, देखो जरा कैसे होगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर देखो। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज होगी सेकेंडरी में, सेकेंडरी चेंज होगी टर्शरी में, और टर्शरी अल्टीमेटली कन्वर्ट होती है क्वाटरनरी में। और क्वाटरनरी तो बेसिकली एक थियोरेटिकल ही पार्ट है जो ये बताता है कि प्रोटीन के अंदर कितने अल्फा अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, किसी प्रोटीन के अंदर कितने टोटल अल्फा अमीनो एसिड्स यूनिट कंबाइन कर रहे हैं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन देगा ना वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देगा। एक्चुअली प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, यहां से देखो। प्राइमरी स्ट्रक्चर बताता है कि किसी भी प्रोटीन के अंदर अल्फा अमीनो एसिड्स किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं, ये बताता है सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स के बारे में। बस ये सार है इसका, सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स के बारे में जो बताएगा ना वो होगी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखो 1 बाय 1 पढ़ते हैं इनको। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताती है, सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। जैसे ह्यूमन ब्लड के अंदर जो प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन होगा बेटे, आप लोग जानते हो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, जो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है, प्रोटीन ऑफ ब्लड, हीमोग्लोबिन प्रोटीन इन ब्लड ये होता है। और इसके अंदर जो अल्फा अमीनो एसिड्स की जो सीक्वेंस होती है वो लिख रहा हूं मैं। देखो सबसे पहले आता है वेलिन, वेलिन के बाद आता है हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोलिन, थ्रियोनिन हो गया बेटे, प्रोलिन हो गया, ग्लूटामिक एसिड, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड, और ग्लूटामिक एसिड के बाद दोबारा ग्लूटामिक एसिड एंड देन लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड और लाइसिन। ये एक्चुअल सीक्वेंस है।
हीमोग्लोबिन के अंदर अल्फा एमिनो एसिड्स का ये एक्चुअल सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में अगर हीमोग्लोबिन के अंदर अल्फा एमिनो एसिड्स लगे हुए हैं तो वो हीमोग्लोबिन अपनी प्रॉपर कंडीशन में है, वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन अपनी प्रॉपर कंडीशन के अंदर है। लेकिन अगर इसके अंदर किसी भी अल्फा एमिनो एसिड की सीक्वेंस में गड़बड़ हो जाती है तो वहाँ पे प्रोटीन की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। प्रोटीन की प्राइमरी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन बोल दूंगा मैं उसको। डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, वैलीन की पोजीशन वही रहती है, हिस्टीडीन की पोजीशन वही रहेगी, ल्यूसीन की पोजीशन वही रहेगी, थ्रियोनिन की पोजीशन वही रहेगी, प्रोलिन की पोजीशन वही रहेगी। बस इस ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलीन आ जाता है यहाँ। लो, इस ग्लूटामिक एसिड की जगह यहाँ वैलीन आ जाता है। वैलीन के बाद आगे वही ग्लूटामिक एसिड यूनिट रहेगा, देन क्या रहेगा, लाइसीन रहेगा। बस ये वैलीन आने की वजह से ये जो हीमोग्लोबिन की सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गई और इसको बोला जाएगा डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन, और इसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको बोला जाता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके अंदर हमारी जो सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होगा, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो राउंड से यूं इस तरीके की शेप लेना शुरू कर देती हैं। राउंड से यूं इस तरीके की शेप लेना शुरू कर देती हैं, सिकल टाइप शेप लेना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है ब्लड में। ठीक है, तो इसको बोला जाता है सिकल सेल एनीमिया। दिस इज ड्यू टू द डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन प्रोटीन की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो, प्राइमरी बताता है सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड के बारे में, सेकेंडरी क्या बताएगा? सेकेंडरी के दो पार्ट हैं। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। सेकेंडरी के दो पार्ट हैं बेटे। सेकेंडरी में हमारे पास आ रहा है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर आती है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, और दूसरा आता है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कर लो, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ये आती हैं। देखो जरा, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बताता हूं आप लोगों को क्या होगा। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में एक जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो यूं इस तरीके से हेलिकल शेप ले लेती है। एक जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, अब देखो हमने सीक्वेंस की तो बात कर ली, सीक्वेंस में अल्फा एमिनो एसिड लगे और पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। अब वो पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होके एक हेलिकल शेप ले लेती है और हेलिकल शेप को बोला जाता है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो दो सक्सेसिव टर्न्स होते हैं उनके जो बीच का गैप होता है वो रहता है 54 पिकोमीटर। दो सक्सेसिव टर्न्स के बीच का जो गैप होगा बेटे, इन दोनों टर्न्स के बीच का जो गैप होगा वो रहेगा 54 पिकोमीटर। ठीक है, इसको मैं 3.613 हेलिक्स भी बोलता हूं। अब ये नाम कहां से आया? इसकी एक टर्न के अंदर इस एक टर्न के अंदर ये जो एक टर्न आई, जैसे यहां से शुरू करके ये एक टर्न हो गई यहाँ पे, इसकी इस एक टर्न के अंदर 3.6 अल्फा एमिनो एसिड आते हैं। और ये बनता कैसे है? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे यहाँ से अल्फा एमिनो एसिड का C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो गया, दूसरा यहाँ से NH ग्रुप आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका C डबल बॉन्ड O ग्रुप यहाँ से इसके दूसरे अल्फा एमिनो एसिड के NH ग्रुप के साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो इसका C डबल बॉन्ड O दूसरे अल्फा एमिनो एसिड के NH ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, जिसकी वजह से वो फोल्ड होना शुरू हो जाते हैं हेलिकल शेप में। तो इसको बोला जाएगा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। और एक टर्न के अंदर 3.6 अल्फा एमिनो एसिड्स आते हैं। टोटल 13 अल्फा एमिनो एसिड्स रहेंगे, 13 मेंबर्ड रिंग बनेगी ये। तो इसको बोला जाएगा 3.613 हेलिक्स भी बोला जाता है इसको। ठीक है जी, तो ये था अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। और दूसरा होता है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो वो कैसे बनेगी।
देखो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर कैसे कैसे लिखी जाएगी। बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, वन मिनट, मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर कैसे लिखी जाएगी, देखो जरा, RCHNH, सही है। और इसके साथ कौन सा ग्रुप लगा होता है, C डबल बॉन्ड O, है ना। और C डबल बॉन्ड O के साथ क्या लगा होता है, NH। अरे ये यूनिट समझ में आया कैसे लिखा मैंने, ये देखो ना, CHRNH, NH आगे जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O आगे किसके साथ जुड़ता है, दूसरे अल्फा अमीनो एसिड के NH के साथ, और ये फर्दर कंबाइन करेगा बेटे। आई मीन टू से ये दूसरा अल्फा अमीनो एसिड यूनिट यहाँ से शुरू हो गया, वो आएगा H R और C डबल बॉन्ड O एंड इट विल गेट कंबाइंड फर्दर। समझ रहे हो ना, देखो जरा, तो ये एक अल्फा अमीनो एसिड यूनिट हो गया, ये दूसरा अल्फा अमीनो एसिड यूनिट हो गया, आगे तीसरे अल्फा अमीनो एसिड यूनिट के साथ जुड़ेगा NHC डबल NHCHR C डबल बॉन्ड O और ये फर्दर, ये तीसरा अल्फा अमीनो एसिड यूनिट हो गया। इस तरीके से देखो ये यूनिट है, ये लिखा मैंने CHR और इसके साथ क्या जा रहा है, NH आगे जुड़ रहा है, और इसके साथ क्या आया, C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O के साथ क्या आ गया दोबारा, NH इधर, और NH आगे किसके साथ जुड़ रहा है, CHR के साथ। मतलब मैं ये पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन लिख रहा हूँ, ठीक है, ये पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। अभी देखो कैसे लिखी जाएगी, ध्यान से देखो, देखना जरा, ये आएगा यहाँ से CHR, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा CHR। तो इधर की तरफ लो C डबल बॉन्ड O, फिर इस डायरेक्शन में NH, तीसरा बॉन्ड इस तरीके से बनेगा फिर नाइट्रोजन का, क्या आएगा CHR और CHR के साथ फिर आगे क्या जाएगा बेटे, C डबल बॉन्ड O, CHR के साथ जाएगा। देखो ना, कार्बन के दो बॉन्ड ऐसे हैं V शेप में, इस कार्बन के दो बॉन्ड ऐसे हैं V शेप में, इसके भी दो बॉन्ड V शेप में, इसका ये ऐसे आ गया V शेप में, तो दूसरे वाला V शेप में कैसे जाएगा, यूं जाएगा। तो आगे कैसे जुड़ेगा ये, C डबल बॉन्ड O, तो इधर V शेप है ना, तो ये कैसे जाएगा, N, इसके साथ क्या जाएगा फिर NH आगे जुड़ेगा, और फिर आगे ये इधर की तरफ, इधर की तरफ। तो इस तरीके से एक यूनिट और बना देता हूँ मैं इसके साइड में। वैसे यहाँ पे यूनिट्स बनते जाएंगे, एक पॉलीपेप्टाइड चेन और बना रहा हूँ मैं। कैसे बनेगी दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन, N और H, और इसके साथ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या आएगा NH के बाद यहाँ आएगा CHR, और यहाँ क्या आएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या आएगा फिर, यहाँ आएगा NH, और इधर आएगा बेटे CHR और C डबल बॉन्ड O। बेटे प्रैक्टिस का खेल है, खुद बना के देखोगे हो जाएगा, कोई ऐसी खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या आएगा NH, और इसके साथ ही दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन आप यहाँ बना लोगे। अब इन दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ भी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ भी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक पॉलीपेप्टाइड चेन, उसके साइड में दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन, थर्ड पॉलीपेप्टाइड चेन, फोर्थ पॉलीपेप्टाइड चेन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एक दूसरे से जुड़ेंगे और एक शीट टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्लेटेड शीट्स बनेंगी, प्लेटेड शीट्स बनेंगी, तो उसको बोला जाएगा बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। देखो अल्फा हेलिकल में क्या हो रहा था, एक पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होना शुरू हो गई थी और हेलिकल शेप ले ली थी उसने, वो थी अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। और बीटा प्लेटेड में क्या होगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन, उसके साइड में दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन, देन थर्ड पॉलीपेप्टाइड चेन, और उसके बाद आ रही है फोर्थ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रही हैं और क्या बना रही हैं, शीट टाइप स्ट्रक्चर बना रही हैं, प्लेटेड शीट टाइप स्ट्रक्चर बना रही हैं, तो उसको बोला जाएगा बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, उसको बोला जाएगा बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। आई थिंक ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये हो गया हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर,
पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर बताएगा सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स के बारे में। सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड से क्या बन गया? पॉलीपेप्टाइड चेन। अब वो पॉलीपेप्टाइड चेन फर्दर फोल्ड हो रही है, फर्दर फोल्ड हुई तो बनी अल्फा हेलिकल। पॉलीपेप्टाइड चेन ने क्या बनाया? अल्फा हेलिकल। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन के साइड में दूसरी, उसके साइड में तीसरी, उसके साइड में चौथी पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये बन गई शीट स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, अब आगे मैं बात करता हूँ टर्शरी स्ट्रक्चर की। आगे हम बात करते हैं टर्शरी की। टर्शरी आप लोग पढ़ चुके, टर्शरी आप लोगों को बता चुका मैं। अब टर्शरी कहाँ बताई सर आपने? टर्शरी बताई फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर। टर्शरी के अंदर दो टाइप आते हैं, एक आएगी फाइब्रस प्रोटीन और एक आएगी ग्लोब्यूलर प्रोटीन। आप लोग जानते हो, बहुत अच्छे तरीके से पता है आप लोगों को टर्शरी स्ट्रक्चर। 1 मिनट। देखो ना, टर्शरी स्ट्रक्चर फाइब्रस और ग्लोब्यूलर आप लोगों को बता चुका मैं, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बारे में। फाइब्रस प्रोटीन क्या होगी कि अल्फा अमीनो एसिड, सॉरी, फाइब्रस में क्या होगा कि अल्फा अमीनो एसिड एक फाइबर की अल्फा अमीनो एसिड की जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी वो एक फाइबर की शेप में होगी, और ऐसे बहुत सारे फाइबर एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएंगे और एक दूसरे के साथ फोल्ड कर जाएंगे, एक दूसरे के साथ फोल्ड कर जाएंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंप्लीट प्रोटीन। देखो मैं फाइब्रस बना रहा हूँ। मान लो ये मैंने एक अल्फा अमीनो एसिड की चेन ली, एक अल्फा अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन ली, इसके साथ मैं दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन ले रहा हूँ, इसके साथ मैंने ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन को फोल्ड कर दिया, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन को फोल्ड कर दिया। ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स ना एक दूसरे के साथ फोल्ड हो जाएंगी। एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ फोल्ड हो रही है और एक रोप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। कैसे बनाएगी? एक रोप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। उसी को क्या बोला जाता है? फाइब्रस प्रोटीन। और फाइब्रस प्रोटीन की प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों को मैं पहले बता चुका कि वाटर में इनसॉल्युबल होती है, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर और पीएच से ये डिसोसिएट नहीं होती। अब मैं बात करता हूँ ग्लोब्यूलर प्रोटीन की। बेटे ग्लोब्यूलर प्रोटीन और भी आसान है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन में क्या है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन खुद के अराउंड ही फोल्ड होना शुरू हो जाती है एंड इट विल टेक द शेप ऑफ अ ग्लोब्यूल। यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेज हो सकती हैं? यहाँ पे फोर्सेज हो सकती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, डाइसल्फाइड लिंकेज हो सकती है, मॉलिक्यूल्स में ना आपस में जैसे वो खुद के अराउंड फोल्ड होगी तो वहाँ पे उनके अल्फा अमीनो एसिड्स के CO ग्रुप और NH ग्रुप के बीच में एक अल्फा अमीनो एसिड का CO दूसरे अल्फा अमीनो एसिड का NH आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकते हैं, या वहाँ पे वंडरवाल फोर्सेस हो सकती हैं, या वहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज हो सकती है, और इस तरीके से ग्लोब्यूल की शेप ले लेंगी वो। और ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पोलर पार्ट है वो बाहर चला जाएगा, जो नॉन पोलर पार्ट है वो अंदर चला जाएगा, वाटर में सोल्यूबल हो जाती हैं। ठीक है, और स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर से बड़ी आसानी से ये ओपन अप हो जाती हैं, खुल जाती हैं। ठीक है, तो ये थी कौन सी? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये थी ग्लोब्यूलर प्रोटीन। बड़ी आसान है बच्चों, कुछ भी नहीं है। ये देखो ना, एक फाइब्रस यूनिट ले ली, फाइब्रस में एक पॉलीपेप्टाइड चेन ले ली, ये मैंने दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन खींच दी, ऐसे ही एक पॉलीपेप्टाइड चेन और खींच दो, इसके साथ ही एक पॉलीपेप्टाइड चेन। बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन ना एक दूसरे के साथ फोल्ड हो जाती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रोड लाइक और रोप लाइक स्ट्रक्चर। ये फाइब्रस और ये ग्लोब्यूलर। प्राइमरी बता रही है सीक्वेंस के बारे में, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। सेकेंडरी क्या बता रही है कि वो दो तरीके की पॉसिबिलिटीज बनाती हैं, अल्फा हेलिकल शेप बना सकती है या बीटा प्लेटेड शीट बना सकती हैं। वहां तक पहुंच गए। उसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर बताती है कि जो फाइब्रस है, जो देखो अब पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन गई, पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन गई। अब वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के साथ फोल्ड होके अल्टीमेट जो शेप लेंगी वो ये आएगी। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ फोल्ड होके या तो फाइब्रस शेप में जाएंगी, या फिर एक ये है कि वो खुद के ही अराउंड फोल्ड होके कैसे ले लेगी? ग्लोब्यूलर शेप ले लेगी। ठीक है, ग्लोब्यूलर शेप ले लेगी। तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर हो जाएगी, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। कि देखो बच्चों, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है कुछ नहीं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर सिर्फ ये बताती है कि किसी प्रोटीन के अंदर कितने अल्फा एमिनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, किसी प्रोटीन के अंदर कितने अल्फा एमिनो एसिड्स यूनिट प्रेजेंट हैं, और वो स्पेस में एक दूसरे के साथ कैसे लगे हुए हैं।
जैसे मैंने बताया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या बताएगी कि कितने अल्फा एमिनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, कितने सब यूनिट्स प्रेजेंट हैं, अल्फा एमिनो एसिड्स कितने प्रेजेंट हैं और वो स्पेस में एक दूसरे के साथ किस तरीके से लगे हुए हैं, इस इंफॉर्मेशन को देती है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसे फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन प्रोटीन की बात करी थी मैंने। हीमोग्लोबिन जो कि हमारा ब्लड प्रोटीन है, इसके अंदर टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड्स चेन होंगी, टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड्स चेन्स होंगी, जिनमें से 2 तो जो यूनिट्स रहेंगी, 2 जो आइडेंटिकल अल्फा चेन्स रहेंगी और 2 आइडेंटिकल बीटा चेन्स रहेंगी। 2 आइडेंटिकल अल्फा चेन्स रहेंगी, 2 आइडेंटिकल अल्फा चेन्स रहेंगी और 2 आइडेंटिकल बीटा चेन्स रहेंगी, उनको बोला जाएगा बीटा चेन्स। 2 आइडेंटिकल बीटा चेन्स रहेंगी। अल्फा चेन्स के अंदर 141 अल्फा अमीनो एसिड्स यूनिट आएंगे और इनके अंदर 146 अल्फा अमीनो एसिड्स यूनिट आएंगे। ठीक है, अल्फा के अंदर 141 अल्फा अमीनो एसिड्स रेजिड्यूज एंड बीटा के अंदर 146 अल्फा अमीनो एसिड रेजिड्यूज आएंगे। ठीक है जी बच्चों, तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पार्ट है जो वो है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। लो जी, नेक्स्ट जो पार्ट आता है बेटे वो है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का क्या मतलब है? प्रोटीन की जो नेचुरल स्ट्रक्चर है, प्राइमरी किसमें चेंज हुई? सेकेंडरी किसमें चेंज हुई? टर्शरी अल्टीमेटली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। तो ये एक्चुअल जो सीक्वेंस है अल्फा एमिनो एसिड्स की, ये मतलब प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी एंड देन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स है जो ये। अगर इस नेचुरल स्ट्रक्चर को मैं खोल देता हूँ, जैसे मैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बात कर रहा था, देखो यहीं से समझते हैं। मैंने ग्लोब्यूलर प्रोटीन लिया, ग्लोब्यूलर प्रोटीन की एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो ये आएगी। अगर मैं इसको ना हीट कर देता हूँ, मैंने बताया कि स्मॉल अमाउंट ऑफ, अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो या पीएच चेंज करते हो इसके लिए, तो जो ये स्ट्रक्चर है ये ओपन अप होना शुरू हो जाता है। ये फाइबर, ये मैंने बताया था हुआ क्या था कि एक फाइबर था जो खुद के अराउंड ही फोल्ड होता जा रहा था, तो ये खुल जाएगी और फाइबर की शेप में वापस आ जाएगी अपनी। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर या पीएच चेंज करने से ग्लोब्यूलर प्रोटीन ओपन अप होना शुरू हो जाएगा और फाइबर की शेप में आ जाएगा, ओपन अप होना शुरू हो जाएगा और फाइबर की शेप में आ जाएगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो होगा क्या? क्वाटरनरी टूटेगी टर्शरी में, टर्शरी फर्दर टूटेगी किसमें? सेकेंडरी में, और सेकेंडरी अल्टीमेटली टूटेगी प्राइमरी में। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं टूटता डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में। देखो टर्शरी क्वाटरनरी फोल्ड अप, जो क्वाटरनरी है वो ओपन अप होगी क्या देने के लिए? टर्शरी फर्दर ओपन अप होगी क्या देने के लिए? सेकेंडरी, और सेकेंडरी फर्दर ओपन अप होगी क्या देने के लिए? प्राइमरी स्ट्रक्चर। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं टूटेगा, क्योंकि अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर टूट गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर में अल्फा एमिनो एसिड्स के सीक्वेंस में कोई गड़बड़ हो गई, तो समझो प्रोटीन गया, प्रोटीन खत्म हो जाएगा, प्रोटीन टूट जाएगा। ठीक है ना? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में। बेसिकली क्वाटरनरी खुलेगी टर्शरी में, टर्शरी किस में खुलेगी? सेकेंडरी में, और सेकेंडरी फर्दर प्राइमरी में, लेकिन प्राइमरी एज इट इज रहेगा। तो जैसे ग्लोब्यूलर है उसको हीट कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो वो ओपन अप हो जाएगी और फाइबरस की शेप ले लेगी, वो फाइबरस की शेप में आ जाएगी। जैसे मैं बात करता हूँ, देखो क्या होता है, ये एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन ऑफ एग का एग्जाम्पल होता है। एल्ब्यूमिन ऑफ एग ग्लोब्यूलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है, उसको मैं हीट करता हूं तो ओपन अप हो जाती है फाइब्रस में। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अगर मैं देखो किसी प्रोटीन के लिए अगर मैंने कुछ टेम्परेचर चेंज किया, पीएच चेंज किया और उसकी स्ट्रक्चर ओपन अप हो गई, जैसे ग्लोब्यूलर फाइब्रस में चेंज हो गई, अगर किसी प्रोटीन के लिए डीनेचुरेशन करने के बाद, कोई टेम्परेचर चेंज करने के बाद या कोई पीएच चेंज करने के बाद अगर उसका डीनेचुरेशन हो गया, और जो मैंने चेंज किया है टेम्परेचर और पीएच में, अगर मैं उसको रिवर्स कर देता हूं, उस चेंज इन टेम्परेचर और पीएच को अगर मैं रिवर्स कर देता हूं और वो प्रोटीन वापस से अपनी नेचुरल शेप में आना शुरू हो जाए, वापस से क्या हो? प्राइमरी फोल्ड अप हो जाए सेकेंडरी में, सेकेंडरी फोल्ड अप हो जाए किसमें? टर्शरी में, और टर्शरी किसमें? क्वाटरनरी में। तो अगर मैं टेम्परेचर और पीएच को रिवर्स कर देता हूं, टेम्परेचर और पीएच को रिवर्स करने से अगर वो वापस से अपनी नेचुरल शेप में आना शुरू कर देती है,
प्राइमरी गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी, देन सेकेंडरी इनटू टर्शरी एंड टर्शरी इनटू क्वाटरनरी, तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा रीनेचुरेशन, उसको बोलूंगा रीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन क्या होगा, प्रोटीन का टेम्परेचर या पीएच चेंज करने से ओपन अप हो जाना, ठीक है, वो होगा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और डीनेचर्ड प्रोटीन को अगर मैं वापस से उसकी कंडीशंस वो रिवर्स कर देता हूँ, जिन जिन कंडीशंस के अंदर वो डीनेचर्ड हुई है, अगर उन कंडीशंस को मैं रिवर्स कर देता हूँ तो वो वापस से रीनेचुरेशन की तरफ जाना शुरू हो जाती है, वापस से अपनी नेचुरल शेप लेना शुरू कर देती है। उसको बोला जाएगा रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, उसको बोला जाएगा रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है जी बच्चों, तो ये था आप लोगों का प्रोटीन्स। एक चीज ध्यान रखना, हर एक प्रोटीन का जो डीनेचुरेशन प्रोसेस है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। डीनेचुरेशन प्रोसेस हम लोगों ने कर दिया, वो रिवर्सिबल हो भी सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। मतलब मैंने एक बार जो उसका डीनेचुरेशन कर दिया तो उसका रीनेचुरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो डीनेचुरेशन प्रोसेस कैन बी रिवर्सिबल और कैन बी इरिवर्सिबल, ठीक है, ये इरिवर्सिबल भी हो सकता है। मतलब एक बार किसी प्रोटीन को अगर मैंने डीनेचर्ड कर दिया, हो गई वो, ये हो सकता है वो दोबारा से उसका रीनेचुरेशन ना हो, तो वो हो जाएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। यही हो सकता है कि मैंने किसी प्रोटीन को अगर डीनेचर्ड कर दिया और ये हो सकता है वापस से वो अपनी नेचुरल शेप में चली जाए बाय चेंजिंग द कंडीशंस टेम्परेचर एंड पीएच, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो एक होगा, तो जो डीनेचुरेशन है दैट कैन बी रिवर्सिबल, और इरिवर्सिबल इन नेचर। तो ये था बेटे प्रोटीन्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड्स और उसके बाद आप लोगों का खत्म हो जाएगा बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है बच्चों। पढ़ते रहो, कोई डाउट हो तो डाउट भेजो व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।